तो करंट अफेयर्स के आज के अंक में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग इत्मीनान से मुझे सुनेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स मैं थोड़ा करके आपको, आज हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं जो कि आपकी परीक्षा, जो आगामी परीक्षा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये। ठीक है, तो आप सभी बस इसके नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करते जाइए। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत बहुत एनर्जेटिक होने वाली है, क्योंकि नेपाल की गंडक नदी से दो पत्थर लाए गए हैं, 2 वजन के, और ये साधारण पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम शिलाएं हैं और इनको अयोध्या लाया गया है। ठीक है, आपको पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो उस मंदिर में जो है भगवान श्री राम सहित उनके चारों भाइयों की बाल रूप की प्रतिमाएं बनाई जानी है। तो उन प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है शालिग्राम पत्थरों से। ये 2 पत्थर आप देख पा रहे होंगे। ये पहला पत्थर जो आप देख पा रहे हैं, ये पत्थर आपका 26 टन का है और दूसरा पत्थर आपका 14 टन का है। 26 और 14 टन के 2 पत्थर लाए गए हैं, 26 टन और 14 टन का। ये कहां से लाए गए हैं पत्थर? नेपाल से। नेपाल में गंडक नदी में शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं। देखिए, शालिग्राम शिला के ऊपर यह कहा जाता है कि शालिग्राम में भगवान विष्णु निवास करते हैं, तो भगवान विष्णु के जो है स्वरूप को पूजा करने के लिए शालिग्राम हम घरों में भी रखते हैं। कई बार आप देखेंगे घरों में छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं, छोटे छोटे गोल बड़े प्यारे से पत्थर होते हैं, तो शालिग्राम की पूजा की जाती है। तो ये नदियों में पाए जाने वाले पत्थर हैं और गंडक नदी में, नेपाल में शालिग्राम पाए जाते हैं। तो एक आपको ये ध्यान रखना है, ये जनवरी 2023 में नेपाल की गंडक नदी से 2 शालिग्राम शिलाओं को अयोध्या लाया गया है और इनकी नक्काशी की जाएगी और नक्काशी से भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों की बाल रूप की प्रतिमाएं इनसे बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है आपका ये, और ये एक तरीके से धार्मिक आस्था का प्रतीक है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है। दूसरा आप चलते हैं, पहला तो करंट अफेयर्स ये हो गया। दूसरा चलते हैं, भारत का पहला भूवैज्ञानिक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक, और इसमें बहुत सारी चट्टानें रखी जाएंगी, जो रॉक्स हैं उनको रखा जाएगा। भूवैज्ञानिक, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान। इसमें बहुत सारी चट्टानों को एज अ म्यूजियम के तौर पे रखा जाएगा, उनके रिसर्च और अनुसंधान को लेकर के। कहां बन रहा है? मध्य प्रदेश में बन रहा है। एमपी में लम्हेटा एक जगह है, मध्य प्रदेश के। भारत का पहला भूवैज्ञानिक संस्थान बन रहा है एमपी में, लम्हेटा में बन रहा है। कहां बन रहा है? ये यूनेस्को द्वारा जो है विरासत स्थल के तौर पे इसको दर्जा प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के तौर पे भी मान्यता दी है। किसके रूप में? भू विरासत स्थल के तौर पे। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। तो एमपी में भारत का पहला क्या बन रहा है? भूवैज्ञानिक उद्यान। ठीक है, एमपी में भी कहां है? जबलपुर में। जबलपुर के पास नर्मदा नदी के किनारे आपका है ये जबलपुर, नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटा है आपका। तो यहां पर खनन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। पार्क के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश किया जाएगा और लम्हेटा भूगर्भिक दृष्टिकोण से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जो कि 5000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। और ये देश में पहली बार होगा कि भूगर्भिक महत्व की राख संरचनाओं के संरक्षण के लिए, किसके लिए? चट्टानों की संरक्षण के लिए, भूगर्भिक चट्टानें जितनी भी हैं उनके संरक्षण के लिए पूरा का पूरा आपका ये एक उद्यान बनाया जा रहा है। तो ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, लम्हेटा आपका एमपी में पड़ता है। यहां पे भूगर्भिक तौर पे महत्वपूर्ण रॉक संरचनाओं के लिए संरक्षण के लिए पहल की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर जबलपुर में एक जगह है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में एक विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, भेड़ाघाट में एक विज्ञान केंद्र भी बनाया जा रहा है। विज्ञान केंद्र ये बन रहा है भेड़ाघाट में। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे तो कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा बनाती है, जिसको धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, भेड़ाघाट में ही बड़ा शानदार जलप्रपात है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आप देखिए, भारत में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है और ये प्रयास जो है किया गया है आईआईटी मद्रास की एक फर्म है जिसका नाम है JANDK। JANDK
अब ये क्या किया गया है, पहले ये समझने का प्रयास करिए। भारत की पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, भारत की पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल के लिए होगा, इसका नाम रखा गया है BHAROS। BHAROS एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत के लिए है, बार OS बनाया गया है। और ये मोबाइल पे, जैसे अभी आप मोबाइल पे देखते हैं तो एंड्रॉइड का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और एंड्रॉइड गूगल का है ना। भारत का पहला स्वदेशी बनाया गया है, ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है इसकी अभी टेस्टिंग हुई है और ये टेस्टिंग पूरी तरीके से सफल रही है। IIT मद्रास के जो निर्देशक हैं, वहां के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर VK कामकोटी, उनके द्वारा इसकी घोषणा भी की गई थी। और हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा जो है संयुक्त तौर पर स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS का टेस्टिंग की गई है। और यह भारत की आत्मनिर्भरता के तौर पे देखा जा सकता है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया JANDK, ये आपका IIT मद्रास की अपनी एक फर्म है, इसके द्वारा जो है बनाई गई है। JANDK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भार OS को डेवलप किया गया है। और भारत में आपको पता है कि मोबाइल को प्रयोग करने वाले लगभग 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, उन सभी के लिए लाभान्वित होगी। और अभी इसकी सेवाएं उन संगठनों को दी जा रही हैं जो गुप्त गोपनीयता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक हैं। तो भारत ने अपना खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है जिसका नाम है भार OS, BHAROS, ठीक है। ये दिमाग में बैठा कर रखना है। किसने बनाया? IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। उसकी एक फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है JANDK, इस फर्म के द्वारा डेवलप किया है। स्पष्ट रहना चाहिए, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, क्लियर रखना है। नेक्स्ट, ये भार मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन सक्सेसफुली टेस्टेड हुआ है आपका। ये तो बड़ी एक भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। अभी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से एंड्रॉइड पे हम हैं और मोबाइल निर्माता कंपनी भी चीन की है, या तो चीन के अलावा जो है आप देखेंगे तो अन्य बहुत सारे देशों की कंपनियां भारत में हैं, कोरिया की है, अमेरिका की हैं, यही कंपनियां भारत में आधिपत्य जमाए हुए हैं। अब जाकर के भारत यदि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ले आएगा तो भारत में बनने वाले मोबाइलों की दर भी सस्ती हो जाएगी और बड़े स्तर पे हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी दिमाग में बैठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला चलिए, देखिए ये हेलीकॉप्टर्स देख रहे होंगे बहुत सारे। तो कर्नाटक में एक जगह है तुमकुरू, तुमकुरू में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना बनाया गया है। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर? तुमकुरू में। कौन सी जगह? तुमकुरू। कहां पड़ती है ये? आपकी कर्नाटक में। कहां पड़ती है? कर्नाटक में। यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, आपका HAL है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री को जो है HAL बड़े स्तर पे काम करती है, तो इसी का एक कारखाना बनाया गया है। और ये ग्रीनफील्ड फैक्ट्री है, मतलब अभी नए सिरे से पूरी तरीके से बनेगी। ये देखिए शिलान्यास इसका रखा गया है, तो अभी पूरे नए सिरे से बनना है। ग्रीनफील्ड फैक्ट्री है, 615 एकड़ में फैली हुई है ये आपकी फैक्ट्री। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण इसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर निर्माण को लेकर के आपकी तुमकुरू में क्या है, ये परियोजना आपकी प्रारंभ की जा रही है। तुमकुरू, ध्यान रखिए, तुमकुरू कहां पड़ रहा है? कर्नाटक में। कर्नाटक में, तुमकुरू कर्नाटक में पूरी की पूरी परियोजना है, ध्यान रखिएगा। स्पष्ट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तुमकुरू में प्रारंभ हो चुकी है और 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब जो है ये प्रारंभ हो चुकी है। नेक्स्ट अगली न्यूज अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई है। ये आपके जो आप देख रहे हैं ये इटली की प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी एक विशेष कार्यक्रम में भारत की मुख्य अतिथि बन के आई। ये रायसीना डायलॉग होता है, अभी रायसीना डायलॉग भी लिखवाऊंगा, लेकिन ये अभी भारत में आई थी अपनी यात्रा में। 8वें संस्करण का रायसीना डायलॉग था, उसके अतिथि के तौर पे आई थी ये। और इसके बाद इन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी की भारत के प्रधानमंत्री के साथ, द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये इटली की प्रधानमंत्री है, ये भी ध्यान रखिएगा।
इटली की प्रधानमंत्री भारत आई थी विशेष कार्यक्रम से। ठीक है, कार्यक्रम क्या था? रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण था। तो मुख्य अतिथि के तौर पे इन्होंने यहां पर हिस्सा लिया था, चीफ गेस्ट के तौर पे रायसीना डायलॉग के थी। और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इन्होंने G20 में, चूंकि भारत को अध्यक्षता मिल गई है इस बार, ठीक है, तो G20 की अध्यक्षता को लेकर के, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करने को लेकर के, इन सभी को लेकर के एक डिस्कशन किया। और डिस्कशन करने के बाद जो है ये इस पे लेकर के काफी सारी चर्चा की। ठीक है, तो दोनों देश आपस में उद्योगों के दिशा में काम करेंगे, सह उत्पादन, सह डिजाइन, सह नवाचार, मतलब ओवरऑल वही है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, समुद्री अभ्यास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और साथ में इटली ने हिंद प्रशांत महासागर पहल जो आपकी है IPOI, उसमें भी शामिल होने का निर्णय लिया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही है। और दोनों देश आपस में एक दूसरे में प्रवासन, गतिशीलता, तो ये ओवरऑल आपको, मतलब आप ये समझते ही हैं कि इसको लेकर के कोई बहुत ऐसा नहीं, सब में इसी तरीके की चर्चाएं होती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज थी कि चूंकि भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, तो बोल रहा है कि दक्षिण भारत के, दक्षिण साउथ एशिया के जो हित होंगे, भारत उनका रिप्रेजेंटेशन करेगा, उसके बारे में बताएगा। और साथ में बोला कि यूक्रेन की जो हालात हैं, यूक्रेन की हालातों को भी सुधारने की दिशा में G20 में आगामी बात करने की प्रयास करेंगे। तो ये तो इटली के जो आपकी प्रधानमंत्री आई थी जॉर्जिया मेलोनी। अब बात करते हैं रायसीना डायलॉग क्या है, ये काफी चर्चा में है। ठीक है, देखिए अभी रायसीना डायलॉग जो है ये हर साल होता है। रायसीना, आपको पता है भारत के राष्ट्रपति आवास जो है हमारा, वो रायसीना हिल्स में है, दिल्ली में रायसीना हिल्स है, वहीं पर हमारा राष्ट्रपति आवास है। भारत का एक तरीके से कहा जाए तो केंद्र बिंदु है, जहां से भारत का प्रशासन शासन चलता है, वहीं पे पार्लियामेंट भी है, राष्ट्रपति भवन भी है। तो यहां पर रायसीना डायलॉग एक तरीके से ये 2016 से प्रारंभ हुआ है, 2016 से प्रारंभ हुआ है रायसीना डायलॉग। ठीक है, और प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इस वर्ष भी आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य यह है कि भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र दोनों पे भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुद्दों हैं, उन पर संबोधित करने के लिए ये पूरा का पूरा आयोजित किया जाता है। तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है रायसीना डायलॉग। अभी 2023 का भी नई दिल्ली में ही हुआ है, ये 8वां संस्करण था 2023 वाला। ठीक है, 8वां संस्करण था रायसीना डायलॉग का। तो ये आपको करवाता कौन है? एक फाउंडेशन है जिसका नाम है द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। क्या नाम है? द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF द्वारा ये आयोजित कराया जाता है। ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये भारत के विदेशी संबंधों से जुड़ा हुआ काफी बड़ा मंत्रालय। तो ये ORF प्लस विदेश मंत्रालय दोनों ने मिल करके इसको सम्मेलन को ये करवा रहे हैं। तो रायसीना डायलॉग आपका प्रतिवर्ष होता है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें एक तरीके से किसी भी मुद्दे को लेकर के जो आपके बहुहितधारक हैं उन सबको बुला करके इस पे चर्चा की जाती है, जिसमें भारत के जो कैबिनेट मंत्री स्तर के मंत्री हैं, स्थानीय सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया जगत के लोग हैं, सभी जो थिंक टैंक है सबको बुलाया जाता है। और बुला करके जो शिक्षाविद हैं, शोधकर्ता हैं, छात्र हैं, पत्रकार हैं, राजनेता हैं, उन सभी को से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, भू राजनीति से जुड़ी हुई चीजें, सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें, परमाणु से जुड़े हुए मुद्दे और भारतीय विदेश नीति से जुड़ी हुई मुद्दों पर एक व्यापक डिस्कशन जो है रायसीना डायलॉग में किया जाता है। ठीक है, तो ये डायलॉग आपका प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष 2 से 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में डायलॉग आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, दिमाग में इस बात को बैठा लेना है। और इस बार जो ये पूरा रायसीना डायलॉग था, इसका जो संस्करण है वो था आपका, यहां पर देखिए इसका जो थीम था आपका, इसका नाम था प्रोवोकेशन, अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइट ऑफ टेम्पेस्ट। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इसका जो है इस बार का थीम था रायसीना डायलॉग का। तो रायसीना डायलॉग भी आपको पता होना चाहिए, हर साल अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा में मनाया जाता है। इसी की अध्यक्षता कर रही थी जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, इसी की अध्यक्षता जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा किया गया। और फिर इसके बाद भारत और इटली के संबंधों पर काफी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत इटली संबंध। अब ये आप देख सकते हैं नितिन गडकरी साहब, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से वो सड़क निर्माण की दिशा में काम लगे हुए हैं, केवल सड़क निर्माण की दिशा में काम नहीं लगे हुए हैं, साथ ही साथ वो जो है
जो ड्रोन हैं आपके, उनके दिशा में भी काफी सारे काम कर रहे हैं। तो अभी नितिन गडकरी साहब ने जो है एक स्काई यूटीएम इस प्रणाली को लॉन्च किया है। ठीक है, एक प्रबंधन प्रणाली है ये, और इसका काम क्या है, मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, आपको पता है अब आने वाला भविष्य किसका है, ड्रोन्स का है। किसका है, ड्रोन्स का। ठीक है, और आपको बस ये पता रखना है स्काई यूटीएम क्या है, ये मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। और इस प्रणाली के तहत मानव, एक तो पहली बात ये पूरी तरीके से क्या है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, मानव की जरूरत नहीं है। तो ये मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र, आप देखते हैं ड्रोन जो है हवाई क्षेत्र में होंगे, उसमें मानव के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मानव उसको ऑपरेट करता है। तो मानव युक्त हवाई क्षेत्र और मानव रहित हवाई क्षेत्र, चूंकि स्काई यूटीएम क्या है आपका, स्काई यूटीएम एक हवाई यातायात प्रणाली है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करेगी। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसका करेगी, ड्रोन्स का। किसका करेगा, ड्रोन्स का। तो दरअसल गुड़गांव में एक ड्रोन डिलीवरी कंपनी है जिसका नाम है स्काई एयर मोबिलिटी। ठीक है, उसके द्वारा इस प्रणाली को बनाया गया है, स्काई एयर मोबिलिटी, स्काई एयर मोबिलिटी। इसके द्वारा ये ड्रोन बनाती है कंपनी, इसी के द्वारा स्काई यूटीएम प्रणाली बनाई गई है। और इसके तहत जो ड्रोन्स होंगे, जिनके तहत आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है। देखिए ड्रोन्स का उपयोग बहुत चीजों में किया जाएगा। सबसे पहले जब आपदा राहत की स्थिति आएगी, वहां पे ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आपदा राहत की स्थिति। दूसरा, आपदा राहत के साथ साथ जब कोई जो है डिलीवरी करनी है, हेल्थ सेक्टर से लेकर किसी भी प्रकार की डिलीवरी करनी है, ड्रोन उसके लिए बहुत जरूरी होंगे। तो फ्यूचर आने वाला ड्रोन का है। तो ड्रोन के यातायात नियंत्रण के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए स्काई एयर मोबिलिटी के द्वारा मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। और इससे बड़े स्तर पे जो है ड्रोन्स ऑपरेशंस में आने वाले समय पे मदद मिलेगी। ठीक है, इसका नाम है स्काई यूटीएम। क्या नाम है, स्काई यूटीएम। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा, आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, और ये एडवांस ड्रोन्स के लिए है सभी का सभी। नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक ये हमारा चैटबॉट है, चैटबॉट जिसका नाम है लेक्सी। ठीक है, भारत ने लेक्सी नामक चैट जीपीटी संचालित चैटबॉट को फरवरी 2023 में लॉन्च किया है। मतलब आप देखते हैं ये एक तरीके से चैट आप लोग करते हैं ना, कई जगहों पे चैट करते हैं, तो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित, यहां पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा रिप्लाई करने के लिए, बल्कि आपको कौन करेगा रिप्लाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरीके से जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको एनालाइज किया जाएगा और उसका ऑटोमेटेड फॉर्म पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका नाम है लेक्सी रखा गया है। क्या नाम रखा गया, लेक्सी। लेक्सी भारत का जो है आपका चैटबॉट है। और ये किसने लिया, किस कंपनी, एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है वेलोसिटी। फिनटेक कंपनी वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है वेलोसिटी। इसके द्वारा लेक्सी नामक आपका एक चैटबॉट, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी चैटबॉट को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अब इस चैटबॉट से आप जो पूछना चाहें आपको हर चीज बताएगा, हर चीज का रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से भारतीय संस्करण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लेक्सी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है, पहला है। तो हो सकता है पूछ ले लेक्सी क्या है, तो लेक्सी आपका चैटबॉट है जिसका काम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है पूरी तरीके से। और ये अपना एक तरीके से इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय यूजर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को, जैसे बहुत सारे ई कॉमर्स फर्म है, अब आज के टाइम पे आप देखिए बड़े स्तर पे ई कॉमर्स हैं, व्हाट्सएप में डेली मैसेज दिए जाते हैं, व्हाट्सएप पे डेली जो है डिस्कशंस होते हैं, इन सभी के लिए ये आपका चैटबॉट आने वाले समय पे काम करेगा और उसके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऑटोमेटेड रिप्लाई देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है आपकी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की बात कर रहे हैं, वो माफ करिएगा 2022 की, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। ठीक है, अब देखिए इसमें कई कैटेगरी हैं शहरों की। एक कैटेगरी आपकी कितनी है, एक कैटेगरी है 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहर,
10 लाख से ऊपर आबादी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है 3 से 10 लाख की आबादी, 3 से 10 लाख की आबादी। और तीसरी आपकी 3 लाख से नीचे, 3 लाख से नीचे की आबादी, नीचे की आबादी। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से ऊपर की आबादी का यदि कोई भी शहर है, उनमें से राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नंबर 1 पे है। सबसे स्वच्छ हवा है यहाँ की प्रदेश में, भारत में, लखनऊ की। 10 लाख से ऊपर आबादी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में से आपको लखनऊ का नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बात, उत्तर प्रदेश का है ये। दूसरा, 3 से 10 लाख की आबादी में भी उत्तर प्रदेश का ही मुरादाबाद को नंबर 1 मिला है। मुरादाबाद ने बेहतर परिवर्तन वो किया है, मुरादाबाद। ठीक है, ये दो तो आप याद कर लो, 10 लाख से ऊपर लखनऊ और 3 से 10 लाख के बीच में। तो 5 दिसंबर 2022 को वायु जीवन शक्ति के सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, और इस उन्हें उड़ीसा में आपका सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन का हुआ था ओडिशा में, ओडिशा के भुवनेश्वर में सम्मेलन हुआ था। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। वहीं पर उसी सम्मेलन में ये आपका रिपोर्ट आपकी जारी की गई और इसमें बताया गया कि लखनऊ नंबर 1 है, फिर आपका जो है मुरादाबाद है। ठीक है, और 3 लाख से कम आबादी पे मध्य प्रदेश का देवास है, मध्य प्रदेश का देवास, देवास इसको मिला है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। 10 लाख से ऊपर लखनऊ, 10 लाख से 3 लाख से 10 लाख मुरादाबाद, और 10 लाख से नीचे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यूपी के शहरों की स्थिति में काफी सुधार आया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ करके प्रदेश में 3 शहर टॉप 3 में रहे। राजधानी नंबर 1 में रही आपकी 10 लाख से ज्यादा आबादी में, और दूसरे नंबर पे आपको मजे की बात करूं, प्रयागराज था। नंबर 1 पे लखनऊ, फिर प्रयागराज, प्रयागराज, और फिर आपका वाराणसी, वाराणसी। तो यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका वायु सर्वेक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश के शहरों ने किया है। तो टॉप 3 में यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, ये आपके लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी थे। और इसके बाद 3 से 10 लाख में मुरादाबाद, और 3 लाख से नीचे आपको देवास। इतना दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है? लगभग 123 शहरों के द्वारा रिपोर्ट ये पूरी की पूरी दी गई थी। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां पे मुरादाबाद के बाद 2 शहर इसके बाद आपका आता है, उत्तर प्रदेश का ही है, फिरोजाबाद, और इसके बाद अमरावती। फिरोजाबाद और फिर है आपका अमरावती। ठीक है, तो टॉप 3 10 लाख से ऊपर में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। 3 से 10 लाख में मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अमरावती। और 3 लाख से कम पे आपका देवास है। देवास के बाद हिमाचल प्रदेश का सुंदरनगर है, ये एमपी में पड़ता है देवास। हिमाचल का सुंदरनगर है, सुंदरनगर। ठीक है, और इसके बाद आपका नालागढ़ है। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश का है, नालागढ़। इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सारे एचपी के हैं, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये आपको डेटा याद रखना है, जिसमें से लखनऊ याद कर लेना। लखनऊ हो गया, मुरादाबाद हो गया, और देवास हो गया आपका। इन तीनों को याद रखना। ठीक है, टॉप 3 तीनों के मैंने बता दिए हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण ये हो गया आपका। ठीक है, एक और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद को ग्रीन वर्ल्ड सिटी का अवार्ड मिला है। किसको मिला? हैदराबाद को। हैदराबाद शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 अवार्ड है आपका, ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको मिला? हैदराबाद को मिला है। ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। हैदराबाद जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 14 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया के जेजू में एक समारोह आयोजित किया गया था। दक्षिण कोरिया के जेजू में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें हैदराबाद को हरियाली के प्रति शहर की प्रतिबद्धता के लिए, कमिटमेंट के लिए, हरा भरा शहर बनाने की दिशा में जो है हैदराबाद जो भारत का शहर है उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकृति के बचाव के लिए ग्रीन जोन बनाए गए हैं। ठीक है,
नवाचार किए गए हैं, सफल कार्यान्वयन किए गए हैं, शहर में हरियाली और पर्यावरण के बचाव के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो इन सभी के अंतर्गत हैदराबाद को जो है आपको नंबर 1 शहर के तौर पे रखा गया वर्ल्ड में। ये दिमाग में रखना, वर्ल्ड में। तो एक तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 गोज टू हैदराबाद सिटी, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से ऊपर लखनऊ, 3 से 10 लाख में आपका मुरादाबाद, 3 लाख से नीचे आपका देवास, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेक्सी वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला चैटबॉट है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया नितिन गडकरी साहब के द्वारा स्काई यूटीएम, ये यातायात ड्रोन मैनेजमेंट के लिए पूरा का पूरा है। तो स्काई एयर मोबिलिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये इटली की जो है प्रधानमंत्री आई थी जॉर्जिया मेलोनी, किस लिए आई थी? रायसीना डायलॉग के लिए आई थी। रायसीना डायलॉग के बारे में भी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है कर्नाटक की एक जगह है तुमकुरु, वहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी HAL की उसको जो है लॉन्च किया गया है, एक फैक्ट्री बनाई गई है। इसके बाद भार OS है, मेड इन इंडिया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन के लिए, तो भार OS के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद आपका जो है भार OS के बाद जो है आपका भूवैज्ञानिक उद्यान एक बनाया गया है लम्हेटा में, MP में भूवैज्ञानिक उद्यान बनाया गया आपका। और इसके बाद ये 2 शिलाएं गंडक नदी से लाई गई हैं, 26 टन की है और 14 टन की 2 शिलाएं लाई गई हैं। किस लिए लाई गई हैं? भगवान श्री राम की बाल प्रतिमा बनाने के लिए उनके भाइयों के साथ। तो ये आपके आज के करंट अफेयर से जुड़ी हुई विषय वस्तु थी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। आज के लिए इतना ही रहेगा। और ये आपके प्रमुख करंट अफेयर्स हैं आपके, और ये आपके आज के टॉपिक के अंतर्गत कंप्लीट हो गए। अब देखो काफी सारे टॉपिक करवा दिए, बस रिवीजन कर लो। एक बार मुझे और बता दो कि